गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट। पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है 2023 का उसको एड्रेस किया है। तो आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इससे डील करते हैं। आर्टिकल 86 जो है वो राइट कॉन्फर करता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि उनको हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को टुगेदर जो है वो उसको एड्रेस कर सकते हैं। आर्टिकल 87 जो है वो स्पेशल एड्रेस जो होता है, इस ये एड्रेस होता है उसके बारे में बताता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन, जब जब जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद जो जब सेशन स्टार्ट होता है उसको भी प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे और साल के पहले सेशन को भी जो है वो प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसलिए जो है आर्टिकल 87 इसके बारे में बता रहा है। अब ये बैकग्राउंड देखते हैं हम इसका। तो प्रेसिडेंट की जो एड्रेस है पार्लियामेंट को, इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से देख सकते हैं। उस टाइम पर गवर्नर जनरल के पास ये पावर होती थी कि वो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट को एड्रेस करते थे, जबकि जॉइंट एड्रेस की उनके पास कोई पावर नहीं थी या प्रोविजन नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। फिर भी जो है वो टाइम टू टाइम जो है टुगेदर जो है मल्टीपल ओकेजन्स पर दोनों जो है हाउसेस को एड्रेस करते थे। फिर उसके बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ तो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उन्होंने जो है लोकसभा और राज्यसभा को पहली बार जनवरी 31 1950 को एड्रेस किया। अब इसकी जो कंटेंट होता है स्पीच का, ऑफ कोर्स हम ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो मतलब गवर्नमेंट के जो प्रपोजल्स होते हैं वही उस स्पीच में डाले जाते हैं और उसी को ही प्रेसिडेंट जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फाइनेंस कमीशन। ये भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रही है 16th फाइनेंस कमीशन को जो है वो सेटअप करने के लिए। तो आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको जो है एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ठीक है, एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी जिसको फाइनेंस कमीशन कहते हैं, उसको आपको सेटअप करना है ताकि जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट और बिटवीन स्टेट्स देखा जा सके, और अमंग द स्टेट्स ऑल्सो, ठीक है। इसको जो है लगभग हर 5 साल के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमिन कर सकती है कि क्या क्वालिफिकेशन होगी अपॉइंटमेंट की मेंबर्स की। तो उसी के लिए हमने फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951 भी पास किया हुआ है। अब जो कमीशन है उसकी ड्यूटी होती है कि वो जो टैक्सेस इकट्ठा हुए हैं उसको यूनियन और स्टेट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कितनी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो डिटरमिन करें। फिर जो गवर्नमेंट जो है ऑफ इंडिया ग्रांट देती है, ग्रांट इन एड देती है स्टेट्स को आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके प्रिंसिपल्स को भी जो है वो ये डिफाइन करता है कि किस बेसिस पर जो है वो ग्रांट दी जाएगी। ऐसे ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को कैसे ऑगमेंट किया जा सकता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को ज़्यादा रिसोर्सेज देने के लिए, उसके बारे में भी मेजर्स बताते हैं। और कोई भी अगर प्रेसिडेंट इनको कुछ कहते हैं कि आप ये भी बताओ, तो उससे रिलेटेड मेजर्स भी ये बताते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन क्या होता है इसका, एक चेयरपर्सन और 4 अदर मेंबर्स। चेयरपर्सन जो होते हैं उनका कोई ना कोई पब्लिक अफेयर्स में जो है वो मेजर एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी के जो 4 मेंबर्स हैं, एक तो उनमें से जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए कि वो जज ऑफ हाई कोर्ट बन सकते हैं। दूसरा, उनको स्पेशल नॉलेज या ऑफ फाइनेंस होनी चाहिए। तीसरा जो है फाइनेंशियल मैटर्स या एडमिनिस्ट्रेशन में उनको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथा, जिनको नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। अब इनका जो टेन्योर होता है वो भी जो है प्रेसिडेंट के ऑर्डर ही जो है डिसाइड करता है और वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। मतलब एक बार अगर आप फाइनेंस कमीशन का मेंबर बन गए तो नेक्स्ट टाइम भी बन सकते हो, ऐसी कोई बार नहीं है उसके ऊपर। जो रिकमेंडेशंस होती हैं फाइनेंस कमीशन की, वो बाइंडिंग नहीं होती हैं गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट की कॉल है, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डेथ पेनल्टी इन इंडिया। सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है प्रोजेक्ट 39A ने डेथ पेनल्टी इन इंडिया एनुअल स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की है और उसमें बताया गया है कि ये ट्रायल कोर्ट्स जो हैं हमारे इंडिया के, उन्होंने 165 पीपल को डेथ सेंटेंस सुनाया है 2022 में। अभी डेथ पेनल्टी इन इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट 39A जो है वो पब्लिश करता है हर साल। प्रोजेक्ट 39A क्या है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स जो है वो एडवोकेट करते हैं, ठीक है। अब 39A ही क्यों नाम रखा गया, क्योंकि आर्टिकल 39A ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कह रहा है कि फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन देनी चाहिए सोसाइटी को, ठीक है। तो इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया था। अब जो इस साल की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि 165 डेथ सेंटेंसेस सुनाए गए। टोटल अगर हम प्रिजनर्स देखें जो डेथ सेंटेंस पर हैं 2022 के एंड तक, वो 539 है। ये जो है नंबर बहुत हाई है, आपके 2016 के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर रहा है, ठीक है। तो अब जो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डेथ रो पर प्रिजनर्स हैं।
उसके बाद गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब जो लीगल रेमेडीज़ क्या अवेलेबल होती हैं डेथ सेंटेंस सुनाए जाने वाले इंडिविजुअल्स के पास? ऑफ कोर्स पहले तो जो अगर कोई ट्रायल कोर्ट डेथ सेंटेंस सुनाता है तो उसको हाई कोर्ट को रीअफर्म करना होता है। फिर आर्टिकल 137 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपनी जजमेंट और ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकता है, तो इसलिए आप उनके पास भी रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हो। अगर रिव्यू पिटिशन भी जो है आपकी जो फेल हो जाती है तो फिर आप क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकते हो। क्यूरेटिव पिटिशन भी जब फेल हो जाती है तो मर्सिड पिटिशन फाइल कर सकते हो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के पास। तो आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्डनिंग पावर देते हैं गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर को रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है रादर। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स जो हैं उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 जो है यूनियन पार्लियामेंट में जो है वो पेश किया है। तो इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? बेसिकली एनुअल रिपोर्ट कार्ड है इकोनॉमी का, जो बजट से एक दिन पहले जो है वो पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। और पहले तो ये बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 1964 में उसको अलग कर दिया गया। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं एक्चुअल में, कि पहले तो जो करंटली जो है इकोनॉमिक चैलेंजेस कंट्री फेस कर रही है, और जो सेकंड जो होता है पार्ट होता है उसके अंदर एनालिसिस दिया जाता है कि जो साल हमारा निकला कैसे है। ठीक है, अब जो है गवर्नमेंट ने पिछले साल से अप्रोच चेंज करी है और उसके अंदर जो है दोनों को जो है वो इंक्लूड करके एक ही पार्ट में देना शुरू कर दिया है। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है? अब इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये रिव्यू करता है ओवर द पास्ट फाइनेंशियल ईयर, और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी देता है हमारे को कि यूनियन बजट कैसा होगा। कौन सर्वे को जो है वो प्रिपेयर करता है? इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और उसके जो है उसको हेड करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, वो इसको जो है बेसिकली जो है वो पेन डाउन करते हैं। अब ये देखते हैं हम जो इस साल का सर्वे उसने क्या बताया है। तो इस बार उन्होंने बताया कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी कैसी रही है, कि जो हम पैंडमिक इंट्रोड्यूस हमारा कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, उससे हम ब्रॉडली हम रिकवर करना शुरू हो चुके हैं। जीडीपी फॉरकास्ट 2023-2024 का उन्होंने 6 से 6.8% के बीच में दिया है। प्राइवेट कंजम्पशन हमारी जो है फाइनेंशियल ईयर 2015 से अभी तक की सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नहीं बल्कि प्राइवेट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी जो है स्ट्रेंथन हुआ है। ठीक है, फिर क्रेडिट ग्रोथ जो है एमएसएमई सेक्टर में वो 30.6% तक रही है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो आरबीआई के टारगेट रेंज में आ चुकी है नवंबर 2022 से। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस जो है वो बढ़ते रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी जो है वो हमको देखने को मिली है, बिकॉज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारे पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से जो है हमको बूस्ट उसमें देखने को मिल रहा है। अब हम मेजर हाइलाइट्स और भी देख लेते हैं इसकी। ठीक है, ये तो हमारी सिर्फ जो है पहला जो बेसिक चैप्टर था उसके बारे में हमने देखा। अब हम पूरे के पूरे उसमें जो है क्या बताया गया उसके मेजर हाइलाइट्स देखते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी कर रही है। नॉन फूड जो क्रेडिट है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, मतलब कि सिर्फ एग्रीकल्चर क्रेडिट ही नहीं, उससे उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग का क्रेडिट है, जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स देते हैं, वो डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है सिंस 2022, अप्रैल 2022। जो ग्रॉस एनपीए है वो पिछले 7 साल में सबसे लो लेवल पर पहुंच चुका है। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर भी जो है वो 21.3 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि 9.1 लाख करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 2016 में। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो हेल्थ सेक्टर पर जो एक्सपेंडिचर है वो 2.1% ऑफ जीडीपी पहुंच चुका है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और ये 2.2% रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ठीक है, याद रखो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी कह रही है कि इसको 2.5% ऑफ जीडीपी तक रखना है। ठीक है, 41.5 करोड़ पीपल जो है उन्होंने 2005-6 और से लेकर 2019-20 के बीच में एग्जिट किया है पॉवर्टी को। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो एग्रीकल्चर में है वो भी 9.3% तक इंक्रीज हुई है 2020 और 21 में। लगभग 47,500 करोड़ रुपए हमने पीएलआई स्कीम्स में जो है वो लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, जो कि लगभग लगभग 106% ऑफ डेजिग्नेटेड टारगेट रहा है। इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो 18% एनुअली ग्रो होने वाला है थ्रू 2025। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हमारा जो है वो 332 लगभग 333 लगा लो आप, $333 बिलियन रहा है। यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस भी जो है वो वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में ही जो है वो 121 से लेके 115% तक बढ़ रही हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ मेजर हाईलाइट थी। बाकी हम एक पूरी सीरीज़ करेंगे इकोनॉमिक सर्वे और बजट के ऊपर, वो आप उसके लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहना।
तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है वो लास्ट संडे ऑफ जनवरी एवरी ईयर मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में हम 30 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि इस दिन डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी है। तो आपको पता है उन्होंने जो है लेप्रोसी, जिसको आप कोढ़ भी कहते हो, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, इसलिए हम महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पे इस दिन को मनाते हैं। इस साल का थीम एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी है। लेप्रोसी क्या है? एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होती है। स्किन और पेरिफेरल नर्व्स को ये एक तरह से अफेक्ट करती है, और ये नोज़ और माउथ से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं एक पेशेंट के, उससे जो है ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट होता है। और मेजॉरिटी ऑफ एनुअल न्यू केस जो हैं वो आपको साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिल रहे हैं। ये काइंड ऑफ अ निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है जो लगभग 120 कंट्रीज़ में हो रही है, और लगभग 2 लाख न्यू केसेस जो है वो हर साल आते हैं। इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं? नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम लेके आया है इंडिया। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही ये प्रोग्राम है। इसको सारी स्टेट्स और यूटीज़ में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ऐसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी एक ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटजी 2021-2023 लेकर आई है, ताकि ज़ीरो लेप्रोसी हम अचीव कर सके बाई 2030। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज। ये भी सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज जो है वो डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट कर रही हैं मोस्ट इम्पोवरिश्ड मेंबर्स को इंटरनेशनल कम्युनिटी के। तो निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होती क्या हैं? ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस हैं जो लो इनकम पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती हैं, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के। वायरसेस से हो सकती हैं, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, या फिर पैरासिटिक वॉर्म से। ये बहुत सारी लगभग 20 आइडेंटिफाई की गई हैं ऐसी डिजीजेस जो कि इस जिनको हम एंटी डी कह सकते हैं। तो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इसको आप जो है वो आप याद कर सकते हो। इवन डेंगी, चिकनगुनिया ये जैसी, या लेप्रोसी, ऐसी आपकी जो डिसीज़ हैं उनको भी निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ में डाला गया है। अब इसी के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव टू एंड एंटीडीज़ जो है वो आपके जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 और से लेकर 2030 के लिए निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं असेट्स अंडर मैनेजमेंट। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो उनका एक्सपोजर है अदानी ग्रुप को, वो लेस देन 1% है उनके टोटल एसेट्स का अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, एट बुक वैल्यू। अब असेट्स अंडर मैनेजमेंट होता क्या है? तो बेसिकली कोई भी फर्म या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितनी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ओन या मैनेज कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स, उसको हम असेट्स अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब एलआईसी के पास जितना पैसा इकट्ठा हुआ है, आपका जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है, उसको जहाँ पर वो मैनेज कर रहा है इन्वेस्ट करके, या फिर जो जो है जहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको हम कहेंगे असेट्स अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये भी आपको कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको हम, या तो टोटल कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जो टोटल कैपिटल जो है एलआईसी हैंडल कर रहा है उसको हम या तो उसके बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम इंडिविजुअल लेवल पर भी कैलकुलेट करते हैं कि कितना पैसा जो है एक इंडिविजुअल ने उसका जो है एलआईसी मैनेज कर रहा है। तो ये बेसिकली आपको पता ही है कि ये डेली फ्लक्चुएट होता है। कभी जो है आपके प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिटेबल है, कभी आपकी जो है इन्वेस्टमेंट वो लॉस मेकिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये डेली फ्लक्चुएट होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इससे मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म पता लगती है। ठीक है, मतलब कि अदानी ग्रुप की समझ लो, अगर हम देखें तो मार्केट वैल्यू क्या है, जो जो है उससे हमको पता लगेगा कि एलआईसी जो असेट्स मैनेज कर रहा है और जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने अदानी ग्रुप में की हुई है, उससे हमें पता लगेगा कि उस फर्म की मार्केट वैल्यू कितनी है। और इसी से ही तो हम जो है एलआईसी या फिर कोई भी जो असेट्स मैनेज कर रही है फर्म, वो न्यू कस्टमर्स को तभी तो वो है जो है इनवाइट कर पाएगी, क्योंकि उनको जब अब समझ लो आप एलआईसी को देखते हो और वो कितना असेट्स को मैनेज कर रही है, तो आपको पता लगता है ना कि ये बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। इसी के बेसिस पर आप न्यू कस्टमर्स जो है वो ला सकते हो। फीस और एक्सपेंसेस भी इसी के ही फंड के मैनेजमेंट के ऊपर ही जो है कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है। बुक वैल्यू वो वैल्यू है जो बेसिकली कंपनी के बैलेंस शीट में उसकी पर्टिकुलर वैल्यू है। जब अगर समझ लो कोई जो है कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जो मार्केट्स के अकॉर्डिंग है, मतलब आपके स्टॉक प्राइस की कितनी वैल्यू है। मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो इसका मतलब मार्केट जो है वो आपकी जो है ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आपकी कंपनी अच्छी अर्निंग्स जो है वो जनरेट करेगी। अगर मार्केट वैल्यू ही कम है आपकी बुक वैल्यू से, तो इसका मतलब मार्केट को आपकी कंपनी पर भरोसा नहीं है कि आपकी जितनी बुक पे आप वैल्यू दिखा रहे हो वो उतनी वर्थ नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं D4 ड्रोन सिस्टम। सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो D4 ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम जो है
उसको रिपब्लिक डे की परेड में जो यूज़ भी किया गया, उसको अब शोकेस किया जा रहा है एरो इंडिया 2023 में। तो D4 ड्रोन सिस्टम है क्या? तो बेसिकली ड्रोन डिटेक्ट, डेटर, डिस्ट्रॉय सिस्टम है। ये फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट किया गया है। DRDO ने इसको डेवलप किया है और बेल ने इसको जो है मैन्युफैक्चर किया है। तो कोई भी रोग ड्रोन्स जो इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करते हैं वल्नरेबल प्लेसेस पे, उसको जो है ये डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करता है। तो ये इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेता है ऐसे ड्रोन्स को और जैम कर देता है। और अगर कोई बड़ा ड्रोन है तो उसको ये लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए डिस्ट्रॉय भी कर देता है। ठीक है, लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही ये डिटेक्ट करके जैम कर सकता है माइक्रो ड्रोन्स को। और अगर कोई बड़ा ड्रोन है उसको 1 पॉइंट से लेके 1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही लेज़र के वेपन का यूज़ करते हुए डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब हम देखते हैं एरो इंडिया क्या है। एरो इंडिया एक बायनियल एयर शो होता है बेंगलुरु में, यलहंका एयरफोर्स जो हमारा स्टेशन है वहाँ पर इसको कंडक्ट किया जाता है। डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है वो इसको हर 2 साल में कंडक्ट करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि री इंट्रोडक्शन ऑफ टाइगर्स के बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है उनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लान कर रहा है कि स्लॉथ बियर्स को वो रेलोकेट करे जो है करंटली जो रिजर्व में रहते हैं। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है क्या? अरावली हिल्स जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, वहाँ पर ये लोकेटेड है। इसको वाइल्ड लाइफ रिजर्व पहले डिक्लेयर किया गया था 1955 में, और उसके बाद इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया 1978 में अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। पहला ऐसा रिजर्व है वर्ल्ड में जो जहाँ पर टाइगर्स को सक्सेसफुली रेलोकेट किया गया है। सरिस्का जो है वो वहाँ पर अपने ओल्ड टेम्पल्स, पैलेसेस और लेक्स के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, अब हम स्लॉथ बेयर के बारे में भी देखते हैं। तो ये वन ऑफ द 8 बियर स्पीशीज़ है जो अक्रॉस द वर्ल्ड पाए जाते हैं। इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और भूटान में खासकर ये इनहेबिट होते हैं। और ये वल्नरेबल स्पीशीज़ में आते हैं और शेड्यूल वन की जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमारे शेड्यूल 1 में इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शुमांग लीला। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ थिएटर है मणिपुर का, जो कि ऑडियंस को जो है वो एंटरटेन करता है फॉर सेंचुरीज। वो भी अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया है। तो शुमांग लीला होता क्या है? बेसिकली एक कोर्टयार्ड परफॉर्मेंस है, मणिपुर में कंडक्ट की जाती है। इसमें जो विमेन का रोल होता है वो मैन प्ले करते हैं, नुपी शाबीज कहते हैं उनको। जो अगर विमेन के थिएटर ग्रुप्स हैं तो उसमें जो रोल ऑफ मैन है उनको जो है वो विमेन प्ले करेंगी। फीमेल का जो रोल्स हैं वो ट्रांसजेंडर एक्टर्स प्ले करते हैं। और थीम्स क्या होते हैं इसमें, मतलब पब्लिक को सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इशूज़ के ऊपर एजुकेट करने के लिए ये थिएटर किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट एलोरा। ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च है वो इंडियन रेयर लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट चला रही है जिसका नाम है प्रोजेक्ट एलोरा। अब माइक्रोसॉफ्ट के जो रिसर्चर्स हैं वो डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, जिन लैंग्वेजेस की प्रेजेंस ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, तो अभी तो वो 3 लैंग्वेजेस के ऊपर मेनली फोकस कर रहे हैं, गोंदी, मुंडारी और ईदू मिश्मी। गोंदी लैंग्वेज देखें अगर हम, तो ये साउथ सेंट्रल द्रविडियन लैंग्वेज है। ये अकेली उर्दू के अलावा ऐसी स्क्रिप्ट है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। अकेली ऐसी लैंग्वेज है जिनकी अपनी एक खुद की स्क्रिप्ट है, बारिंग गुजराती। ठीक है, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में अगर हम देखें तो लगभग 3 मिलियन स्पीकर्स इसके करंटली प्रेजेंट है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। जो मुंडारी लैंग्वेज है वो मुंडा ट्राइब्स जो है वो बोलती हैं और जो है झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में ये बोली जाती है। अगर हम ईडू मिश्मी देखें तो ये एक स्मॉल लैंग्वेज है जो मिश्मी पीपल जो दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के अरुणाचल प्रदेश में है वो इसको बोलते हैं। और जो है ये एक एंडेंजर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is President's address to the Parliament. So this topic is important for your polity section. So President has recently addressed the first session of Parliament for the year 2023. This is a constitutional requirement because under Article 86, the Constitution gives the right to the President to address the Parliament. Similarly, at Article 87 enshrines what would be the special address of the Parliament. So it is the first is of course the opening session after every general election to the parliament. Okay, second is the president addresses the first sitting of the legislature every year. Okay, so these are the two conditions when the president would be addressing the parliament. So this is the constitutional requirement. And if we look at the background of this president's address, then we can trace it back to the Government of India Act of 1919, which gave the Governor General the right of addressing the Legislative Assembly and the Council of State. Of course, this law did not have the provision for joint address, but
but the Governor General did address the Assembly and Council together on multiple occasions. After the country got independence, then President of India Rajendra Prasad ji addressed the members of Lok Sabha and Rajya Sabha together for the first time in 1950. About the content of the speech? So, of course, we follow the convention of the British system. That's why the proposals that the governments intend to initiate for the following year and the legislative policies and regarding the same are enshrined in the content of the speech, and the president speaks about that. Okay. So the next topic is Finance Commission. This topic is important for your polity section. So central government will soon start the process to set up the 16th Finance Commission. As per the Article 280 of the Constitution, the Constitution says that a quasi-judicial body, that is the Finance Commission, must be established to give recommendations regarding the distribution of tax revenues between the union and the states and among the states themselves also. So it is constituted generally after the end of every fifth year or earlier. So Parliament by law can determine the requisite qualifications of the appointment of members of the commission, and generally for that we have passed the Finance Commission Miscellaneous Provisions Act of 1951. So it is the duty of the commission to make recommendations to the president regarding the distribution of between the union and the states of the net proceeds of taxes that have been collected. Also, the principles which should govern the grants in aid which are given by the central government to the states out of Consolidated Fund of India. Also, the measures needed to augment the consolidated fund of a state so that the resources can be supplemented for panchayats and municipalities in the state, and any other matter which can be referred to the commission by the president. So this commission consists of a chairperson and 4 other members which are appointed by the president. So if we look at the qualifications of members, then the chairman of the commission is selected among the persons who have had experience in public affairs, and the other 4 members are selected among the people who have been appointed as a judge of the High Court, or have been qualified to be appointed as a judge of a High Court, and the person has special knowledge of the finance and accounts of government. The person has wide experience in financial matters and in administration, or the person must have some special knowledge of economics. If we look at the tenure of the members, then of course it is specified by the order of the president itself, and the members are eligible for reappointment. So as we all know, the recommendations of the Finance Commission are not binding on the government. So the next topic is death penalty in India. This topic is important for your social issues. So Project 39A, which is a criminal law reform advocacy group of the National Law University, Delhi, has recently published the death penalty in India annual statistics report. And as per this report, in 2022, the trial courts have sentenced about 165 people to death. So why Project 39A? Because Article 39A of the Constitution deals with free legal aid to poor and weaker sections of society, and which was introduced by 42nd Amendment of the 1976 of the year 1976. So what are the highlights of this report? So as I've told you, 165 death sentences were announced in 2022, and if we look at the total number of prisoners who are on death row by the end of 2022, it is 539, which is the highest number since 2016. And the highest number of people on death row were in the states of Uttar Pradesh, Gujarat, Jharkhand, Maharashtra, and Madhya Pradesh in the following manner. Okay, so what are the legal remedies available if to a person who has been sentenced to death? So first, of course, every death sentence which is announced by a trial court must be reaffirmed by the High Court. Then after that, under Article 137 of the Indian Constitution, the Supreme Court has the power to review its orders and judgments. So for that, you can file a review petition. If that petition is also rejected, then a person can file curative petition. After that, the option to explore the judiciary does not exist. So only after that, only the mercy petition can be filed by the convicts. And under Article 72 and 161 of the Constitution, the president and the governor have the power to pardon the petitioner respectively.
So the next topic is Economic Survey 2022-2023, which is a topic important for your economy section. So Union Minister of Finance for and Corporate Affairs has recently presented the Economic Survey 2022-2023 in the Union Parliament. And what is this economic survey? So it's an annual report card of the economy, which is presented a day before the budget, and it examines the performance of each and every sector, then suggests what the future would entail for the economy. Generally, it was before 1964. This document was part of the Union budget, but it was delinked from the budget in 1964. It actually consisted of two parts, but since last year, the government has merged it into just one part. And the suggestions of the second part are accommodated within the same part only. So why is it very significant? Because it reviews the economic development of India over the past financial year, and it also gives us a better understanding of the union budget. Who prepares this survey? So the chief economic advisor led the economic division of the Department of Economic Affairs at the Finance Ministry prepares this survey. If we look at this year's survey, then the survey is saying that we have recovered from the pandemic induced contraction, Russia Ukraine conflict, and inflation. So we are basically, Indian economy is basically witnessing a broad based recovery. If we look at the GDP forecast for 2023-2024 financial year, then the survey is saying that it would be between the range of 6 to 6.8%. The private consumption has reached the highest since 2015. The capital expenditure given by the central government and the private capital expenditure also has strengthened, and it has become the growth driver of the Indian economy in the current year. If we look at the credit growth to MSME sector, it has also remained at about 30.6% on average. Retail inflation is back within the manager target range of RBI since 2000, November 2022. Direct tax collections have remained buoyant. Employment generation is also being seen because the trend of urban unemployment decline has been witnessed. Economic growth is going to be boosted because of expansion of public digital health platforms. So let us also see the major highlights of the survey across the chapters that have been given. So of course, Indian economy is staging a broad-based recovery. The non-food credit offtake, which means apart from the agriculture credit that scheduled commercial banks offer, the rest of the credit is growing at about double digits since April 2022. The gross NPs have fallen to a 7-year low of 5.0. The social sector expenditure of the states and central combined has increased to a whopping 21.3 lakh crore rupees in financial year 2023 as compared to financial year 2016. So central and state governments have also budgeted about 2.1% of GDP in health expenditure in 2023 and 2.2% in 2022. So 41.5 crore people have exited poverty in India between 2005, 2006, and 2019 and 2020. Private investment in agriculture is also increased by 9.3% in 2020-2021. About 11.3 crore farmers have been covered under PM Kisan scheme. 47,500 crores worth of investment has been made in PLI schemes in this year. The e-commerce market in India is going to grow at 18% annually through 2025. Merchandise exports worth 333 billion were made by India between April to December 2022, at a time when the global economy was contracting. UPI-based transactions have seen a growth in value and volume terms, both 121% in value and 115% in volume. So the next topic is World Leprosy Day. This topic is important for your social issues. So World Leprosy Day is generally observed on the last Sunday of January every year, but in India we observe it on 30th January every year, so as to coincide it with the death anniversary of Mahatma Gandhi ji, who was a proponent of anti-leprosy measures. So the theme of this year is Act Now End Leprosy. So it's a chronic infectious disease which is caused by Mycobacterium leprae, and it affects the skin and peripheral nerves if left untreated. It transmits via droplets from the nose and mouth if due to frequent contact with the untreated cases. So
It has been counted as one of the neglected tropical diseases. So India has launched this national leprosy eradication program, which is a centrally sponsored scheme, and at the global level, World Health Organization has also launched the global leprosy strategy of 2021-2030, which aims to take the world towards zero leprosy. So the next topic is neglected tropical diseases. This topic is important for your social issues. So recently, World Health Organization has reported that neglected tropical diseases are continuing to disproportionately impact the most impoverished members of the international community. So these NTDs are basically diverse group of tropical infections which affect the low-income populations of Asia, Africa, and America. These are generally the diseases caused by viruses, bacteria, protozoa, and parasitic worms. So these are the first group of 20 diseases which are mentioned here: Buruli ulcer, Chagas, dengue, chikungunya, etc. And at the global level, the World Health Organization has launched this global initiative to end NTDs by 2030. So the next topic is assets under management. This topic is important for our economy section. So Life Insurance Corporation of India has recently said that its exposure to Adani Group was less than just 1% of the total assets under management at book value. What are the assets under management? It means the total market value of investments that a financial institution is owning or managing on behalf of its clients. So LIC is basically managing or owning the money or that you people have put into it, okay, and it is investing that money into several of the stock markets or government bonds, and the return that it generates is used to pay you in the form of pensions or dividends. Okay, so how is it calculated? How these assets under management are calculated? It is either calculated on the basis of total capital that the firm is handling, or if we look at the individual level, then the individual client's money is on the basis of individual client's money, the AUM is calculated. Because it is invested in the market, then that's why it fluctuates daily. So it build of course, why is it helpful? Because AUM helps us to understand the market value of the firm. So let's suppose that if you want to see the market value of Adani Group, then you would see that the total amount of assets these that LIC or other similar institutions would be possessing of Adani Group, and whatever will be the value of that particular assets. It would basically tell us a lot about the market value of that particular firm. Also, this AUM can be used by LIC to attract potential new customers. The amount of money that they are managing on behalf of its clients would basically become a attractiveness for the potential new clients. Similarly, the fees and management expenses are often also calculated as part of the AUM. What is the difference between book value and market value then? Of course, book value is basically the amount that is reflected on company's balance sheet, whereas the market value is the total value of the current stock price and the number of outstanding shares. If the market value is less than the book value, then of course the market does not have faith in your company, and it is assuming that that your worth is less than the value on your books. If your market value is higher than the book value, which it means that market is assigning a higher value to the company because of its higher expected earning potential. So the next topic is D4 drone system. This topic is important for your security section. So D4 anti-drone system, which was used in Republic Day Parade, was also recently showcased at Aero India 2023. So this D4 drone system is the first indigenously developed anti-drone system which has been inducted into the Indian Armed Forces. It has been developed by DRDO, but it is being manufactured by BALE. So the aim of this D4 drone system is to detect rogue drones and to attack them at sight. So it can instantly detect and jam micro drones, and it can kill the large drones through a laser based kill mechanism. It uses the global navigation satellite system of the DRDO, and it can engage micro drones at a distance of 3 kilometers to jam them, and it can laze a target of hard drones at about 1.25 kilometer distance. What is Aero India? It's a biennial air show which is held in Bengaluru at Yelahanka Air Force Station biennially, and it is organized by the Defense Exhibition Organization of Ministry of Defense.
So the next topic is Sariska Tiger Reserve. This topic is important for your environment section. So after successful reintroduction of tigers at Sariska Tiger Reserve, the Forest Department is contemplating relocating a pair of sloth bears at the reserve. So what is Sariska Tiger Reserve? It is located at Aravali Hills in Alwar district of Rajasthan. It was declared as a wildlife reserve in 1955 and then a tiger reserve in 1978. It is the first reserve in the world which successfully relocated tigers, and it is famous for its old temples, palaces, and lakes. If we look at the sloth bear, then it is one of the 8 bear species which is found across the world. It mainly inhabits the region of India, Nepal, Sri Lanka, and Bhutan, and it is having IUCN status of vulnerable category. And under Indian Wildlife Protection Act, it is protected under Schedule 1. So the next topic is Shumang Leela. This topic is important for your art and culture section. So a traditional style of theatre from Manipur has recently and was recently held, and it has entertained and informed the audience for centuries. So this Shumang Leela is basically a courtyard performance, and it is performed in Manipur. In this, the roles of women are all played by men, and it is called Nupi Shabis. And in case of women theatre groups, the roles of men are played by women, and female roles are taken up by transgender actors. The themes are basically meant to educate the public about social, political, and economic issues. The next topic is Project Ellora. This topic is important for your social issues. So Microsoft Research is helping preserving rare Indian languages through its Project Ellora in India. This project is creating digital ecosystems for Indian languages which do not have any or enough online presence. So it will be impacting underserved communities. And the current focus is on 3 languages, namely Gondi, Mundari, and Idu Mishmi. So as if we look at the Gondi language, it's a South Central Dravidian language. It is the only script in India besides Urdu which is written right to left. It is the only language barring Gujarati in northern and Central India, which has its own script, and close to 3 million speakers are there for this language in Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, and Telangana. If we look at Mundari language, then it is the Austroasiatic language, which is spoken by Munda tribes in Jharkhand, Odisha, and West Bengal. Similarly, the Idu Mishmi language is a small language which is considered as the endangered language also, and it is spoken by the Mishmi people who are living in the Dibang Valley district of Arunachal Pradesh. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.